हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, ये पत्थर, दूर टिमटिमाते तारे, ये सब क्या है? विज्ञान कहता है कि ये सब एक ही बुनियादी चीज से बना है जिसे हम पदार्थ या मैटर कहते हैं। लेकिन ये कहना जितना आसान है, इसे समझना उतना ही गहरा। आज हम इसी पदार्थ की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि हमारे स्रोत इस साधारण से दिखने वाले शब्द के पीछे छिपे असाधारण रहस्यों के बारे में क्या बताते हैं। और ये खोज कोई नई नहीं है। हजारों सालों से इंसान यही सवाल पूछ रहा है। हमारे ही देश के प्राचीन दार्शनिकों ने इसका जवाब पंच तत्व हवा, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल में ढूंढा था। ये दुनिया को देखने का एक, कह सकते, खूबसूरत दार्शनिक नजरिया था। आज हम इसी सवाल को विज्ञान की नजर से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पदार्थ का असली भौतिक स्वरूप क्या है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। पदार्थ आखिर बना कैसे है? क्या ये लकड़ी के एक ठोस लट्ठे की तरह है जिसमें कोई खाली जगह नहीं, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ, या फिर ये रेत के ढेर की तरह है जो दूर से तो ठोस लगता है पर असल में अरबों छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है? ये सवाल ही मतलब आधुनिक विज्ञान की नींव है और इसका जवाब एक बहुत ही सरल से प्रयोग में छिपा है। कोई भी अपने घर पे कर सकता है। एक गिलास पानी लीजिए और इसके लेवल पे एक निशान लगा दीजिए। अब उसमें 1-2 चम्मच नमक या चीनी घोलिए। हाँ, नमक पूरी तरह घुल जाएगा, मतलब गायब ही हो जाएगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पानी का स्तर उस निशान से ऊपर नहीं जाएगा। ये तो थोड़ा अजीब है। हमने पानी में कुछ डाला पर उसका वॉल्यूम बढ़ा ही नहीं, तो आखिर वो नमक गया कहाँ? बिल्कुल, और यहीं पर हमें अपना पहला बड़ा सुराग मिलता है। नमक कहीं गया नहीं, बल्कि उसे पानी के कणों के बीच वो खाली जगह मिल गई। अच्छा। जहां वो जाके बैठ गया। अगर पानी एक ठोस निरंतर चीज होती तो उसमें नमक के लिए कोई जगह ही नहीं होती और पानी का स्तर बढ़ना ही था। तो ये छोटा सा प्रयोग साबित करता है कि पदार्थ रेत के ढेर की तरह है। यह छोटे छोटे कणों से बना है और उन कणों के बीच हमेशा थोड़ी खाली जगह होती है। यह पदार्थ का पहला और सबसे बुनियादी गुण है। ठीक है, तो ये मान लिया कि हर चीज कणों से बनी है, लेकिन ये कण आखिर कितने छोटे हो सकते हैं? मेरा मतलब है हम उन्हें देख तो सकते नहीं। इसका कोई अंदाजा कैसे लगाया जाए? इसका अंदाजा लगाना भी लगभग नामुमकिन है और इसी को दिखाने के लिए हमारे स्रोत में पोटेशियम परमैंगनेट का एक और जबरदस्त प्रयोग बताया गया है। सोचिए, आपने 100 लीटर पानी का एक टैंक लिया और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के सिर्फ 2 या 3 दाने डाल दिए। कुछ ही देर में पूरा का पूरा टैंक गुलाबी हो जाएगा। सिर्फ 2-3 दानों से? कमाल है। रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब उस 100 लीटर गुलाबी पानी में से सिर्फ 10 लीटर पानी निकालिए और उसे 90 लीटर साफ पानी में मिला दीजिए। आप देखेंगे कि ये नया 100 लीटर का घोल भी हल्का गुलाबी हो जाएगा। आप इस प्रक्रिया को 5, 6, 7 बार दोहरा सकते हैं और हर बार पानी में हल्का गुलाबी रंग बना रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उन शुरुआती 2-3 दानों में ही इतने ज्यादा कण थे कि वे सैकड़ों लीटर पानी को रंगने के लिए काफी थे। वो बढ़ते गए और बढ़ते गए, फिर भी खत्म नहीं हुए। बिल्कुल, वो इतने छोटे हैं कि हमारी कल्पना भी हार मान जाए। एक नन्हा सा क्रिस्टल अपने अंदर करोड़ों अरबों कणों को समेटे हुए है। तो अब हमारे पास 2 बातें हैं। पदार्थ कणों से बना है और ये कण अविश्वसनीय रूप से छोटे हैं। चलिए इस बात को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। तो ये छोटे छोटे कण जिनके बीच खाली जगह है, क्या ये बस अपनी जगह पर शांत बैठे रहते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। जैसे घर के एक कोने में अगर अगरबत्ती रखी हो तो उसकी महक के लिए मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही मैं उसे जलाती हूँ, कुछ ही पलों में उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। ये कण चल के ही तो पहुंचे होंगे। और यहीं पे एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है जो हमारे अनुभव से बिल्कुल जुड़ी है। ये कण कभी भी शांत नहीं बैठते। उनमें एक अंतहीन बेचैन ऊर्जा होती है। वे हमेशा कांपते रहते हैं, घूमते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इसे हम उनकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। जब आप अगरबत्ती जलाते हैं तो आप उसे गर्मी देते हैं, जिससे इन कणों की ऊर्जा और बढ़ जाती है और वे पागलों की तरह हवा में दौड़ने लगते हैं। कणों के इस स्वतः मिलने की प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं। कमाल है। मतलब जब मैं रसोई से आती हुई दाल की महक लेती हूँ तो मैं असल में दाल के बहुत ही छोटे अदृश्य कणों को अपनी नाक से अंदर ले रही होती हूँ,
जो हवा में तैरकर मुझ तक पहुंचे हैं। ये सोचना ही अजीब है, पर यहाँ मेरे मन में एक और सवाल उठता है। अगर हर चीज के कण इतनी बेचैनी से घूम रहे हैं, तो फिर चीजें अपनी शक्ल में कैसे बनी रहती हैं? ये मेज क्यों है? इसके कण बिखर कर हवा में क्यों नहीं उड़ जाते? बहुत ही बढ़िया सवाल। क्योंकि यहाँ पर एक दूसरी ताकत काम कर रही है। ये पदार्थ का तीसरा गुण है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उनके बीच एक अदृश्य गोंद जैसा बल होता है जो उन्हें एक दूसरे से बांध कर रखता है। तो एक तरफ है गतिज ऊर्जा जो उन्हें दूर भगाना चाहती है, और दूसरी तरफ है यह आकर्षण बल जो उन्हें साथ रखना चाहता है। किसी भी पदार्थ का स्वरूप इसी खींचतान का नतीजा होता है। इसे समझने के लिए हमारे स्रोत में एक मानव श्रृंखला का उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए एक समूह के लोग एक दूसरे को किसी डांसर की तरह कसकर कमर से पकड़कर खड़े हैं, दूसरा समूह सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए है, और तीसरा समूह सिर्फ अपनी उंगलियों से एक दूसरे को छू रहा है। जाहिर है तीसरे समूह को तोड़ना सबसे आसान होगा। बिल्कुल, और पहले को सबसे मुश्किल। यही बात पदार्थों पर भी लागू होती है। लोहे की कील में कण एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़े हुए हैं, इसलिए उसे तोड़ना मुश्किल है। चौक के टुकड़े में ये बल कमजोर है, इसलिए वो आसानी से टूट जाता है। और पानी में ये बल और भी कमजोर है, इसलिए गोताखोर उसे आसानी से चीरता हुआ आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो लकड़ी के एक तख्ते को चीरकर आगे नहीं जा सकता। तो ठोस में कण एक दूसरे से कसकर बंधे हैं, एक अनुशासित सेना की तरह। लेकिन अगर हम इस अनुशासन को थोड़ा ढीला कर दें, उन्हें थोड़ी और आजादी दे दें, तो क्या होगा? शायद तब हमें पदार्थ की दूसरी अवस्था मिलती है, जिसे हम द्रव या लिक्विड कहते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इन्हीं 3 गुणों, कणों के बीच की जगह, उनकी गति और उनके बीच का आकर्षण बल के आधार पर हम पदार्थ को 3 मुख्य अवस्थाओं में बांटते हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस में कण बहुत पास होते हैं, आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, और वे सिर्फ अपनी जगह पर कांप सकते हैं, घूम नहीं सकते। इसीलिए उनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। पर इसमें कुछ अपवाद भी तो हैं, जैसे रबर बैंड, उसे खींचने पर तो उसका आकार बदल जाता है, या स्पंज जिसे हम आसानी से दबा सकते हैं। फिर ये ठोस कैसे हुए? देखिए, रबर बैंड पर जब हम बल लगाते हैं तो उसका आकार बदलता है, लेकिन जैसे ही बल हटाते हैं, हाँ, वो वापस आ जाता है। वो वापस अपनी पुरानी शक्ल में आ जाता है। वो स्थायी रूप से नहीं बदलता। और स्पंज के मामले में उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें हवा फंसी होती है। जब हम उसे दबाते हैं तो हम असल में उस हवा को बाहर निकालते हैं, स्पंज के ठोस ढांचे को नहीं दबाते। ठीक है, इसलिए दोनों भी ठोस ही हैं। ठीक है। अब आते हैं द्रव पर। यहाँ कणों के बीच की दूरी थोड़ी ज्यादा होती है और आकर्षण बल थोड़ा कमजोर, तो वे एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, बह सकते हैं। इसी वजह से द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है, पर आकार नहीं। वे जिस बर्तन में डाले जाएं उसी का आकार ले लेते हैं। और क्योंकि उनके कण ज्यादा आजादी से घूम सकते हैं, उनमें विसरण की दर ठोस से कहीं ज्यादा होती है। एक और दिलचस्प बात, गैसें भी द्रवों में घुल सकती हैं। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन ही है जो मछलियों और दूसरे जलीय जीवों को जिंदा रखती है। और फिर आती है तीसरी अवस्था, जहां कणों पर कोई अनुशासन ही नहीं है, गैस। यहाँ कण एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, आकर्षण बल लगभग न के बराबर होता है और वे पूरी तरह आजाद होते हैं। इसीलिए गैस का न तो कोई निश्चित आकार होता है, न ही कोई निश्चित आयतन। आप उसे एक छोटी सी बोतल में बंद कर दें या पूरे कमरे में छोड़ दें, वो हर जगह फैल जाएगी। कणों के बीच इतनी ज्यादा जगह होने की वजह से ही गैसों को बहुत ज्यादा दबाया जा सकता है। अच्छा, जैसे हमारे एलपीजी सिलेंडर में होता है। हाँ, जिसे हम संपीड्यता कहते हैं। हमारे घरों में आने वाला एलपीजी सिलेंडर या गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला सीएनजी इसी का उदाहरण है। ढेर सारी गैस को दबाकर एक छोटे से सिलेंडर में भर दिया जाता है। तो हमने पदार्थ के कणों के व्यवहार और उसकी 3 अवस्थाओं को समझा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये अवस्थाएं स्थायी नहीं हैं। पानी शायद इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ठोस के रूप में बर्फ, द्रव के रूप में पानी और गैस के रूप में भाप। एक ही चीज के 3 अलग अलग रूप। ये बदलाव होता कैसे है? जाहिर है तापमान का इसमें बड़ा हाथ होगा। बिल्कुल। जब हम किसी ठोस जैसे बर्फ को गर्म करते हैं तो हम असल में उसके कणों को ऊर्जा दे रहे होते हैं। ये ऊर्जा उनकी गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है और वे ज्यादा तेजी से कंपन करने लगते हैं। एक बिंदु ऐसा आता है जब उनकी ऊर्जा उनके बीच के आकर्षण बल पर हावी हो जाती है। वे अपनी निश्चित जगह छोड़कर फिसलने लगते हैं और ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। जिस तापमान पर यह होता है उसे हम उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। 1 मिनट, ये बात थोड़ी अजीब है।
हमारे स्रोत में लिखा है कि जब बर्फ पिघल रही होती है तो आप उसे चाहे कितनी भी गर्मी देते रहें, जब तक कि आखिरी टुकड़ा भी पिघल नहीं जाता। थर्मामीटर पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ये तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम के खिलाफ नहीं लगता? वो सारी अतिरिक्त ऊर्जा जा कहाँ रही है? बहुत बढ़िया सवाल, और आप बिल्कुल सही जगह पर सोच रही हैं। ऊर्जा कहीं गायब नहीं हो रही है, वो बस छिप रही है। इसे गलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। लेटेंट का मतलब ही है छिपा हुआ। ये वो छिपी हुई ऊर्जा है जो कणों की गति बढ़ाने के बजाय उनके बीच के आकर्षण के बंधनों को तोड़ने में खर्च हो जाती है। अवस्था बदलने के लिए ये जरूरी है, इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ से ज्यादा ऊर्जा होती है। अच्छा, क्योंकि पानी के कणों में वो छिपी हुई ऊर्जा भी शामिल है। बिल्कुल। तो ये तर्क पानी के उबलने पर भी लागू होता होगा। जब हम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वो भाप में बदलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, और उस दौरान भी जब तक पानी की आखिरी बूंद भाप न बन जाए, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर ही अटका रहता है। यहाँ दी जाने वाली अतिरिक्त ऊर्जा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, जो द्रव के कणों को एक दूसरे से पूरी तरह आजाद करके गैस में बदलने के काम आती है। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है, क्योंकि तापमान तो दोनों का 100 डिग्री सेल्सियस ही है। तो सिर्फ अवस्था बदलने से इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ जाती है? ताकत आती है उस छिपी हुई ऊर्जा से। यही वजह है कि 100 डिग्री सेल्सियस की भाप से जलना 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते पानी से जलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब भाप आपकी त्वचा से टकराती है तो वो सिर्फ अपनी गर्मी ही नहीं देती, बल्कि वापस पानी बनते समय उस भारी मात्रा में छिपी हुई गुप्त ऊष्मा को भी छोड़ती है। लेकिन कुछ पदार्थ तो बड़े अजीब होते हैं। वे द्रव अवस्था में आते ही नहीं, सीधे ठोस से गैस बन जाते हैं। जैसे पूजा में इस्तेमाल होने वाला कपूर, कुछ समय बाद वे बस गायब हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जिसमें पदार्थ द्रव अवस्था को छोड़कर सीधे गैस बन जाता है। इसके विपरीत जब कोई गैस सीधे ठोस में बदलती है तो उसे निक्षेपण कहते हैं। और यह जानना भी जरूरी है कि सिर्फ तापमान ही नहीं, बल्कि दाब यानी प्रेशर बदलकर भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। ठीक है, अब एक और व्यवहारिक सवाल पर आते हैं। हमने उबलने की बात की, जिसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, लेकिन जमीन पर गिरा पानी या गीले कपड़े तो कमरे के तापमान पर ही सूख जाते हैं बिना उबाले। ये कैसे होता है? यह रोजमर्रा की जिंदगी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे वाष्पीकरण कहते हैं। यह उबलने से अलग है। उबलना एक सामूहिक प्रक्रिया है, जबकि वाष्पीकरण सिर्फ सतह पर होता है। द्रव की सतह पर मौजूद कुछ कण, जिनके पास बाकियों से थोड़ी ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है, वे सतह के आकर्षण बल को तोड़कर हवा में उड़ जाते हैं। यह प्रक्रिया क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर लगातार चलती रहती है। और कौन सी चीजें इसे तेज या धीमा करती हैं? जैसे तेज हवा में कपड़े जल्दी सूखते हैं? बिल्कुल, 4 मुख्य कारक हैं। पहला, सतह का क्षेत्रफल। कपड़ों को फैलाकर सुखाने से वे जल्दी सूखते हैं। दूसरा, तापमान। गर्मियों में पानी जल्दी भाप बनता है। तीसरा, आर्द्रता। अगर हवा में पहले से ही नमी ज्यादा है तो वाष्पीकरण धीमा हो जाएगा। और चौथा, हवा की गति। और इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही शानदार नतीजा है, इससे ठंडक पैदा होती है। मैंने महसूस किया है, जब हथेली पर थोड़ा सा सैनिटाइजर डालते हैं तो एकदम ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाष्पीकरण को भी ऊर्जा की जरूरत होती है, वही गुप्त ऊष्मा। एसीटोन या सैनिटाइजर के कण जब भाप बनते हैं तो वे ये ऊर्जा आपकी हथेली से खींचते हैं। जब आपके त्वचा से ऊर्जा निकलती है तो उस जगह का तापमान गिर जाता है और आपको ठंडक महसूस होती है। ये कोई जादू नहीं, ये शुद्ध भौतिकी है। बिल्कुल। तो इसका मतलब जो सिद्धांत मेरी हथेली को ठंडा करता है, वही बड़े पैमाने पर भी काम करता है। जैसे गर्मियों में जब हमें पसीना आता है तो वो वाष्पित होकर हमारे शरीर को ठंडा रखता है। मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है क्योंकि घड़े के छोटे छोटे छेदों से पानी रिसकर वाष्पित होता रहता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, यही विज्ञान की खूबसूरती है। एक छोटा सा सिद्धांत हमारे आसपास होने वाली दर्जनों घटनाओं की व्याख्या कर देता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि हमारे आसपास की हर चीज अरबों खरबों छोटे कणों से बनी है, जो कभी शांत नहीं बैठते और एक दूसरे को अपनी ओर खींचते भी हैं। इन कणों के बीच की जगह, उनकी बेचैन ऊर्जा और उनके आपसी आकर्षण की खींचतान ही ये तय करती है कि कोई चीज ठोस होगी, द्रव होगी या गैस।
और ये अवस्थाएं पत्थर की लकीर नहीं है। तापमान और दाब को बदलकर हम एक ही पदार्थ को अलग अलग रूपों में देख सकते हैं। बर्फ के पिघलने और पानी के उबलने जैसी बड़ी घटनाओं से लेकर हथेली पर रखे स्पिरिट से मिलने वाली उस सूक्ष्म ठंडक तक हर जगह कणों का यही खेल चल रहा है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोतों ने पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाओं, ठोस, द्रव और गैस की बात की, लेकिन अब वैज्ञानिक पदार्थ की चौथी और 5वीं अवस्था की भी बात करते हैं, प्लाज्मा, जिससे हमारे सूरज और तारे बने हैं, और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे इसी ब्रह्मांड में पदार्थ के और कितने अनजाने रूप मौजूद हो सकते हैं जो अभी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।